नमस्कार प्यारे बच्चों। कल जैसा कि मैंने बताया था कि हम बीएससी पार्ट थर्ड की जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं उनके संदर्भ में जो मैथ्स के 2 पेपर बाकी हैं उनके लिए क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आज से जो हम क्लास शुरू करेंगे वो शुरू करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स का जो सेकंड पेपर है अपने पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो इसकी क्लास हम शुरू करेंगे। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर लाइव पढ़ाओ। अब लाइव पढ़ाएंगे तब लंबा शेड्यूल चलाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे मैराथन क्लास चलाएंगे। इसलिए एक बार मैं छोटे छोटी क्लासेस बेसिक शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि 1 2 3 दिन में सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब बच्चे जुड़ जाएं, जिससे कि सभी बच्चे फिर एक साथ पढ़ सकें। तो आपका यही जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ग्रुप्स में, जिससे कि आपके सभी साथी और सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकें। और फिर जितना आप प्यार दोगे, जितना आप सहयोग दोगे, उसी के अनुसार तुरंत अपन क्या शुरू कर देंगे, लाइव। ठीक है, इसीलिए मैं आज लाइव नहीं आया, अभी तक सब बच्चों तक सूचना पहुंच जाए 1 2 रोज़ में, फिर लंबी क्लासेस चलाएंगे। आज अभी एक बार थोड़ी थोड़ी क्लासेस शुरू कर रहा हूं। और अब मैं कह रहा हूं कि भी किताबें उठा लो वापस से, बहुत दिन हो गए अपन को, और शुरू कर दो पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे, और उसी के हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बेसिक से चलूँगा देखो, और पूरा पार्ट कवर कराएंगे। नोट्स होंगे सबके पास, आपस में एडजस्ट कर लेना, पीडीएफ वगैरह आजकल सबके पास है ही ग्रुप्स में, और बुक होगी आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम शुरू कर रहे हैं पेपर सेकंड। कौन सी यूनिट का क्या पार्ट है, कौन सा प्रश्न आएगा क्या नहीं आएगा, एक बार पढ़ो मन खोल के दिल से, और उसके बाद अपन सारी चीज़ें शुरू कर देंगे कि कौन सी यूनिट से क्या क्या पार्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे पहली चीज़ मैं शुरू करूँगा कॉम्प्लेक्स में, वो शुरू करेंगे समीसर संख्या। क्या शुरू करेंगे बच्चों? समीसर संख्या है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। समीसर संख्या क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। समीसर संख्या बेसिक तो हम पढ़ लेते हैं छोटी क्लासों में, लेकिन एक बार बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि समीसर संख्या क्या है और इसको कैसे काम में लेंगे। तो आज इस क्लास में जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें समीसर संख्या की, हम जिसको पहले से ध्यान है वो ठीक है, जिसको नहीं आती, पूरी बुक में ऐसा एक भी प्रश्न, एक भी सवाल नहीं होगा जिनमें आज जो बातें बताऊंगा वो काम नहीं आएगी। चाहे कोई भी थ्योरम हो, कोई भी प्रमेय हो, हर एक चीज़ में आपके पास ये समीसर संख्याओं का कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो बातें बता रहा हूँ वो फॉर्मूले सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, और ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहो लगातार, और पूरी क्लास अटेंड करना भी। 2 मिनट अटेंड करोगे, 5 मिनट, उससे कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने वो कह दिया कि लाइव की बहुत डिमांड है, मैं भी चाहता हूँ कि लाइव शुरू करेंगे, लेकिन 1 2 रोज़ अपन 1 2 वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद लाइव पढ़ा दूंगा। लाइव में क्या है कि फिर बातचीत भी करनी पड़ेगी, कई सारे काम करने पड़ेंगे, कमेंट्स भी आएंगे अपने, तो इसलिए उसमें फिर लंबी क्लास चलाएंगे। तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि अपन जैसे क्लास में पढ़ते थे अपने ऑफलाइन में, कैसा माहौल सेट करके पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे समीसर संख्या। किसकी बात करने जा रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता आ गई थी भी? जब संख्या तो थी अपने पास, नंबर तो थे ही अपने पास, फिर क्या ज़रूरत आ गई थी हमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ें? देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो क्लास है वो सिर्फ जो फाइनल के अभी एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। सेकेंड ईयर से जो फाइनल में जो बच्चे होंगे उनके लिए अलग से पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पढ़िएगा। अभी मैं देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगा, बेसिक ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, और उसके बाद जो नया सेशन जब चलेगा उसमें और सारी चीज़ें टाइम लगा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा गतिशील चलेंगे तो ठीक है। आज तो पहली क्लास है, अब आपकी भी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, इसलिए शुरुआत धीरे से चलेंगे। ठीक है, जब संख्या या नंबर अपने पास थे तो समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? हमारे पास पहले कहाँ तक नंबर थे? आर तक। आर का मतलब कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। क्या थी प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे कुछ इक्वेशंस आई, कुछ इक्वेशंस या कुछ समीकरण आए, जैसे x² + 1 = 0। अब समीकरण या इक्वेशन तो बन गई। अब समीकरण या इक्वेशन तो बन गई, जैसे एक इक्वेशन ये भी है, x - 2 = कितना है? 0। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन या समीकरण है। अब इस इक्वेशन में तो मैं जानता हूँ x की वैल्यू कितनी रखूँ? 2, तो 2 - 2 होते 0। इक्वेशन या समीकरण संतुष्ट हो गया, और x की वैल्यू किस में बिलोंग कर गई? R में। x की वैल्यू किस में बिलोंग कर गई प्यारे बच्चों? R में। ठीक है, लेकिन अब जैसे ये इक्वेशन है अपने पास, ये समीकरण है, इस समीकरण इस इक्वेशन में x² + 1 = कितना दिया हुआ है? 0। ठीक है, अब x² + 1 = 0, इसमें x की मैं क्या वैल्यू रखूं या क्या मान रखूं जिससे कि समीकरण इक्वेशन क्या हुआ आपके पास? संतुष्ट या सेटिस्फाई। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 1 2 आएगा, नॉट सेटिस्फाई नहीं हुआ 0 से।
अगर -1 भी रख लिया तो -1 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा +1। तो ये सारी चीज़ें तो सेटिस्फाई या संतुष्ट हो ही नहीं आपके पास। इसलिए अब किसकी ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे समीकरण या ऐसे इक्वेशन जिनके मान या वैल्यू ज्ञात करने के लिए वास्तविक संख्या रियल नंबर से काम नहीं चलता है, उन चीज़ों या उन समीकरण को सोल्व करने के लिए कौन सी संख्या काम में लेंगे हम, समीसर संख्या है। कौन सी संख्या काम में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर इसी की जगह मैं आयोटा रख दूं तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये +1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, -1। तो -1 + 1 रिजल्ट कितना आ गया, 0। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, x = कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, आयोटा। x = कितनी वैल्यू आई, आयोटा। तो वे समीकरण जो वास्तविक संख्याओं से संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उन समीकरण या उन इक्वेशंस में x की वैल्यू कहाँ से आती है, फिर आयोटा। आयोटा का मतलब ये कौन सी वैल्यू आ गई, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई। तो एक ऐसा समुच्चय सेट बनाया गया जिसको क्या नाम देते हैं, सी। सी का मतलब किसका सेट होता है, समीसर संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। और वो सेट उसी सी सेट के अंदर ही कौन होता है, आर। अब कई बच्चे कहते हैं बोले सी में आर कैसे हुआ, जैसे आर आप जानते हो कि आर में 5 आता है, वास्तविक संख्या है। अब 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + आयोटा × 0। ये किस में आ गया दोस्तों, सी में आया कि नहीं आया। तो जितनी भी आर है, आर का मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो किसके अंदर आती हैं, सी में। तो बड़ा सेट किसका होता है, सी का। बड़ा सेट या बड़ा समुच्चय किसका होता है, सी का। सी का मतलब कौन सी संख्याएं हो गई, समीसर संख्या, क्या हो गया आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और सी से जो छोटा सेट होगा वो कौन सा सेट होगा, आर। तो ये तो हुआ बेसिक लॉजिक या कंसेप्ट कि वो समीकरण या वो इक्वेशन जिनमें वास्तविक संख्याओं से काम नहीं चला, तो उनके लिए एक नई खोज हुई। और नई खोज किसकी हुई, समीसर संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा सेट जो सेट किसको इंक्लूड करता है, उसके अंदर कौन आता है, सी के अंदर कौन आएगा प्यारे बच्चों, आर आएगा, ठीक है। इसके बाद में अब ये तो बात किसकी हो गई, सी की। अब जो सी सेट जो बनता है, सी के अंदर 2 पार्ट होते हैं। हम देखा इसके अंदर भी एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो ये भी किस में से, आर में से, ये भी किस में से, आर में से। तो जो सी होता है वो किस में होता है, आर कोमा आर का कर्मित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। सी क्या होता है, आर कोमा आर से बनेगा। सी के अंदर 2 वैल्यू होती हैं, सी किस में होता है, आर कोमा आर में होगा, और उसमें 2 वैल्यू आएंगी आपके पास। और कर्मित युग्म या क्या होगा, आर कोमा आर का कह दें, चाहे इसको ऐसे कह सकते हैं, सी = क्या लिखते हैं इस सेट को, आर क्रॉस कितना लिखते हैं, आर। कि भाई पहली संख्या भी किस में से आई, आर में से, दूसरी भी किस में आती है आपके पास, आर में से। कोई भी ऐसे 5 + 2 आयोटा, या ऐसे लिख दो 5 + आयोटा × 0। ये होने को तो 5 ही है। अब कई बच्चे कहते हैं बोले वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, सी में। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं किस में आती हैं, सी में। सी सबसे बड़ा सेट होता है। सी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस तरह के समीकरण, इक्वेशन जब संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं होते या उनकी 0 या शून्य प्राप्त नहीं होता, तो उन समीकरण इक्वेशन में वैल्यू निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चों, सी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सी कौन सा सेट, समुच्चय सेट होगा, कर्मित युग्म में ऑर्डर पेयर होता है। और सी = कितना होता है, आर क्रॉस आर। ये तो बेसिक बात हुई किसकी, समीसर संख्या, किसकी बात हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की। समझ गए होंगे सब। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। भी अगली क्लास में फिर क्लियर कर लेंगे, कहीं जाना थोड़ी है। अब देखिए बेसिक चीज़ें बताता हूँ। बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ध्यान की चीज़ें हैं जो हर एक थ्योरम, हर एक सवाल में काम आएगी बच्चों। अब क्या क्या बताने जा रहा हूँ, देखो। समीसर संख्याओं की संक्रिया, समीसर संख्याओं की संक्रिया, समीसर संख्याओं पर संक्रिया। ध्यान से समझना, ऑपरेशंस ऑन समीसर संख्याओं पर संक्रिया या ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो मैथ्स के या गणित के 4 आधारभूत ऑपरेशन होते हैं, 4 आधारभूत या फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। और 4 जो फंडामेंटल या आधारभूत संक्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, प्लस माइनस क्रॉस और क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। अब जोड़ करने के लिए, बाकी करने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए कम से कम कितने की ज़रूरत होती है, 2 की। अकेला का तो क्या जोड़ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये सीखेंगे कि समीसर संख्याओं को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते, और उसके बाद सीखेंगे इनका भाग कैसे करेंगे, डिवाइड, इसको हम प्रतिलोम में इन्वर्स भी कहेंगे बाद में आगे जाके। तो ये बेसिक जो मैथ्स के 4 ऑपरेशन हैं, बेस के कितने ऑपरेशन है प्यारे बच्चों, 4, प्लस माइनस क्रॉस और कितना है, डिवाइड। तो इन 4 ऑपरेशंस में बात करने वाला हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मॉडुलस क्या होता है, मापांक क्या होता है, संयुग्म या कंजुगेट क्या होता है, रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। आज जो चीज़ें बताने वाला हूँ इस क्लास में, वो चीज़ें
वो फॉर्मूले, वो सारी बातें पूरी बुक में काम आने वाली हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपन आनंद में घर बैठे बैठे सोए सोए देख रहे होंगे इसको, कि गुरुजी खड़े खड़े लग रहे हैं और अपन सोए सोए देख रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। तो देखो, ऐसे देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। पहले के नोट्स होगी, किताब खुली रखो, किताब नहीं है तो नोट्स होंगे, नोट्स खुले रखो बच्चों, और एक कॉपी रखो साथ में, जिसमें जो बातें बता रहा हूँ वो साथ साथ एक बार लिखते जाओ। एक बार पहले सबने अपन ने पढ़ रखा है नॉर्मली, फिर भी चलो भूल गए थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ जो बातें लिख रहा हूँ बोर्ड पे थोड़ा टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, और साथ साथ कॉपी बनाओ, लिखो उसको। ऐसे मत करो कि आज तो पहली क्लास है कल से लिख लेंगे, अब आज एक थी कल हो जाएगी 2, अब कल वाली दूसरी तो निकलनी है, फिर 3 हो जाएगी, फिर देखेंगे यार इस चैप्टर से तो क्या लिखें, अगले चैप्टर से लिखेंगे। तो फिर वो अपने कर्म तो जानते ही अपन कहाँ तक कर्म पहुँचे हुए हैं, तो इसलिए पहले दिन से ही कॉपी बनाओ, एक कॉपी लेके कंटिन्यू सारे चीज़ें कराऊंगा, एक एक जैसे नोट्स में किया हुआ है काम, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि आपके पास लिखी हुई हैं सारी बातें, ये है ना। तो इसलिए कॉपियों पे बना लो बच्चों, और आनंद से अपन तो सोए सोए देख रहे हैं कि गुरुजी पढ़ाई रहे हैं, अपन देख लिया, आगे चला लेते हैं पीछे चला लेते हैं, या तो चलाओ मत वीडियो को, और चलाओ तो फिर शुरू से लेके लास्ट तक देखो, तब भी सेकंड वीडियो काम आएगा। और अल्टरनेट होगा नहीं इसके अंदर कि भाई अपन फिर एक बार छूट गया फिर देखिए यार अब क्या देखें, फिर डाटा की भी समस्या ये है ना, फिर वो भी तो देखना है, और भी काम अपने नेशनल इंटरनेशनल वाले फ़ोन के अंदर। तो इसलिए आराम से एक बार वीडियो देखो पूरा, और एक बार देखने के बाद इसको नोट करो, नोट करके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैं किसकी बात करने वाला हूँ, संक्रिया या किसकी बात करने वाला हूँ, ऑपरेशन, ठीक है। अब समिश्र संख्याओं पर संक्रिया या ऑपरेशन की हम बात करने वाले हैं। तो ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन मैंने बताया मैथ्स के कितने ऑपरेशन होते हैं, 4, और मैथ्स के 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो बच्चों माननी पड़ेगी कि एक समिश्र संख्या तो क्या मानी, Z1, ठीक है, और दूसरी समिश्र संख्या क्या मानूंगा, Z2। समिश्र संख्या मैंने कहा था 2 आते हैं, एक R का, दूसरा भी किसका आता है, R का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं समिश्र संख्या को A, B, ये भी Z हम कह देंगे कि ये समिश्र संख्या है। अगर पहले ये शब्द लिख दूंगा मैं, समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर चाहे Z1 = A, B लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो A प्लस कितना होगा, आयोटा B, A प्लस कितना होगा, आयोटा B, एक ही बात है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखें, दूसरी समिश्र संख्या कितनी मान ली, Z2 को चाहे C, D लिख दो, क्योंकि पहले मैंने एक शब्द लिख दिया समिश्र संख्या, क्या लिख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऐसे लिख सकते हो इसको C प्लस कितना है आपके पास, आयोटा D, ठीक है। अब देखो, पहला काम करेंगे इसके अंदर, पहला काम कौन सा है, प्लस का, तो पहला काम योग कर लो, या चाहे इसको घटाने का हो, जिसको बाकी कहते हैं अपन, योग या घटाव कहते हैं इसको, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। अब मैं करूँ, देखो पहले मैं करूँगा Z1 प्लस कितना करूँगा, Z2। एक चीज़ हमेशा याद रखो पूरी किताब में, बिना आयोटा वाला बिना आयोटा के साथ, आयोटा वाला आयोटा के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखो, Z1 और Z2 इधर जोड़े तो ये तो जुड़ गए, Z1 प्लस Z2 लिख दिया। अब इनको जोड़ना है तो बिना आयोटा वाला मेरे प्यारे बच्चों बिना आयोटा से, और आयोटा के साथ वाला किससे जुड़ेगा, आयोटा से। तो ये हो गया आपके पास A प्लस C, और प्लस कितना हुआ, आयोटा बाहर आ गया दोनों से, और ये कितना हो गया आपके पास B प्लस D। इसको या तो ऐसे लिख दो, या कह रखा है कि बोले समिश्र संख्या, तो ऐसे न लिख के आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया आपके पास A प्लस C, कितना हो गया B प्लस D, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ बीच में A में से कौन घटेगा, C, और B में से कौन घटेगा, D। आयोटा मत कर देना माइनस का, ये मत कर देना भी माइनस का, ठीक है। देखो ऐसा होगा, जब Z1 माइनस Z2 करना है तो A माइनस कितना होगा, C प्यारे बच्चों, और प्लस आयोटा, और ये B में से कौन घटेगा, D, तो B माइनस कितना हो गया आपके पास, D। तो ये हो गए योग और घटाव, जोड़ और बाकी हो गए आपके पास, एडिशन एंड क्या हुआ आपके पास, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहली ये चीज़ है कि आयोटा वाला आयोटा के साथ, बिना आयोटा वाला बिना आयोटा के साथ, ठीक है। थोड़ा बेसिक से चल रहा हूँ मैं, जिससे कि अपनी रुचि जागृत हो। कई दिन हो गए किताब से, और मेरे बिना कहे अपन किताब शुरू कर दें, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। इसके बाद देखिए सेकंड किसकी बात आती है, गुणा या मल्टीप्लाई की, जिसको गुणन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, क्या कहते हैं इसको, गुणन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब गुणन या मल्टीप्लिकेशन 2 चीज़ें देखो, एक तो याद कर लो, और याद नहीं करना, मैं रटने वाले कंसेप्ट पे थोड़ा कम भरोसा करता हूँ। तो गुणा करने का मतलब पहली संख्या कौन सी है, Z1, और दूसरा समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, Z2।
तो हम करेंगे Z1 इंटू कितना हो गया Z2, लिख लो इनको एक बार, a प्लस आयोटा बी, और अगला कौन सा इंटू c प्लस कितना है मेरे प्यारे बच्चों आयोटा डी, ठीक है। Z1 इंटू Z2 a प्लस आयोटा बी, और ये हो गया c प्लस आयोटा डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक तो अभी जो आंसर आएगा इसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और डायरेक्ट अगर याद नहीं रखो तो गुणा कर लिया करो जहाँ भी ज़रूरत पड़े, टाइम की कोई कमी है नहीं अपने पास। तो देखो डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको, ये देखो पहले को पकड़ो सबसे गुणा कराओ, दूसरे को पकड़ो सबसे गुणा कराओ। गुणा के अंदर कोई आयोटा बिना आयोटा कंसेप्ट नहीं है, सबसे गुणा होगा बेसिक। देखो ये हो गया ए किससे गुणा हुआ मेरे प्यारे बच्चों सी से, तो ये हो गया ए सी। इसके बाद ए किससे गुणा हुआ आयोटा डी से, तो ये आयोटा ए डी हो गया। इसके बाद में आयोटा किससे हुआ बी सी से, तो ये हो गया आयोटा बी इंटू कितना हुआ सी। आयोटा और आयोटा कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर सब प्यारे बच्चे जानते होंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1, ठीक है। तो ये तो आयोटा 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 स्क्वायर -1 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का b इंटू कितना हुआ d। पूरी किताब में कोई भी थ्योरम हो, कोई भी सवाल हो, एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स में जब सोल्व करते हैं, नॉर्मल मैथ्स में तो हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, किसी में भिन्न में लिख देते हैं, बट्टे बना देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में सोल्व इतना ही होता है कि आयोटा आयोटा वाले एक जगह, बिना आयोटा वाले एक जगह, बस इतना ही सोल्व होगा, कोई भी थ्योरम हो चाहे। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों ए सी माइनस कितना हुआ बी डी, और प्लस आयोटा ए डी प्लस कितना हो गया बी सी। दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, ए डी प्लस कितना हो गया बी सी। ये दोनों बिना आयोटा के थे, पहले लिख दिए, और आयोटा वाले बाद में लिख दिए। आयोटा ए डी प्लस कितना हो गया आपके पास बी सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी गुणा की। अब कुछ बच्चों को याद है ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस कितना है बी सी, तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गुणा कर लिया करो, गलत मत करना लेकिन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं प्लस माइनस और किसकी हैं गुणा की। तो एक बार नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो देखो वो लेने का काम है, लेकिन वो कोई बेनिफिट नहीं होगा बच्चों, है ना। तो इसलिए नोट करो, कॉपी बनाओ एक रेगुलर, जिससे कि हम किससे चल सकें, सिस्टम के हिसाब से चल सकें, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास दो शब्द और काम में आएंगे। वो दो शब्द क्या है, लिख लिया होगा सबने। अब देखो मैं अलग हो जाता हूँ भाई जब लिखो तब, इसलिए फिर समस्या नहीं हो। अब देखिए दो शब्द और आते हैं, एक एक शब्द सीखेंगे। जो आज ये बातें बता रहा हूँ ये पूरी किताब में काम आएंगे, रोज़ रोज़ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं भी। जब लंबा कोर्स होता है अपने पास, पूरा साल भर का टाइम होता है, 3-4 महीने, 3 महीने में पेपर पढ़ाते हैं, तब तो अपन एक एक चीज़ फिर वापस बता दूंगा थ्योरम के साथ, लेकिन अब तो सारी चीज़ें याद करो कम से कम। इसके बाद एक शब्द आता है तत्समक अव्यय। इसके बाद एक शब्द आता है तत्समक। तत्समक अव्यय इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अव्यय क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अव्यय आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में दो बातें, एक तो होता है योज्य तत्समक, एक तो क्या होता है योज्य एडिटिव आइडेंटिटी, एक तो क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी है जिसको हम कहते हैं योज्य तत्समक, ठीक है। और एक होता है गुणात्मक तत्समक। क्या होता है गुणात्मक तत्समक, या जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक या इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एक होता है योज्य तत्समक जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हेडिंग लगाइए, योज्य तत्समक और एक क्या कहेंगे गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तत्समक या आइडेंटिटी का एक तो मतलब समझो, रटने की कोशिश मत करो। तत्समक या आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि जिसको किसी के साथ लगाएं। अब लगाना कैसे, योज्य का मतलब उसके साथ जोड़ना है, और गुणन या मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि उसके साथ क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए तत्समक का मतलब होता है कि उस चीज़ को उसके साथ लगाना है। अब लगाना कैसे है, ऐसे तो है नहीं जैसे अपन लगाते हैं एक के पास दूसरे चिपक गए, तो ऐसा तो लगाना नहीं है। और लगाने का मतलब ये है कि उसके साथ कैसा करना है और उसके साथ क्या करना है। अब वो एक बार या तो उसके साथ प्लस करना, या एक बार उसके साथ क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब तत्समक का मतलब कि किसी के साथ अगर उसको लगाते हो तो लगाने से अगर अगले पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, जैसे मान लो 5 के अंदर मैं कितना जोड़ूं 0, तो 5 में कोई फ़र्क पड़ा क्या, 5 का 5 ही आ गया। और एक में 5 को 1 से गुणा करूं तो 5 का 5 आया, तो 5 में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसका मतलब 0 और क्या किया प्लस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब प्लस किया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर, इसका मतलब प्लस का मतलब जोड़ या योज्य, और ये क्या कहलाता है तत्समक अव्यय। तो योज्य तत्समक कितना होता है 0। अब देखो बच्चों बात किस में कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में। किस में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स या समीकरण में बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स या समीकरण मैंने कहा था जो सी सेट होता है वो होता है आर क्रॉस कितना होता है, आर, ठीक है।
आर क्रॉस आर का मतलब दो पार्ट में लिखा जाता है। कोई भी चीज़ होगी, चाहे ए कोमा बी कह दो, चाहे कैसे लिखा जाता है आपके पास ए प्लस कितना लिखा जाता है आयोटा बी। तो या तो इसको कह दो 0 0 क्या है समिश्र संख्या, किसी में 0 0 जोड़ेंगे, या इसको ऐसे कह सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू कितना 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर क्या काम किया, जोड़ना, और उस पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ता है तब तो क्या होता है तत्सम। काम कौन सा किया, जोड़ने का। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, योज्य या एडिटिव आइडेंटिटी होगी आपके पास। अब ऐसे इसमें गुणा किया, एक को गुणा किया। अब बोले एक को कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखें गुरुजी, मैंने कहा था भी सारी संख्याएं, क्या कहा था मैंने कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं उनको आप क्या लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स में। 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 0, कोई फर्क पड़ा कि एक का एक ही है ना। अब इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये हो गया आपके पास, इसको कह सकते हैं 1,0 कह दो, या आप इसको कह सकते हो 1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो किसी भी संख्या के साथ अगर 1 प्लस आयोटा इंटू 0 गुणा करें या मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसके कारण कोई डिफरेंस या फर्क उत्पन्न नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। या प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ये तो हो गया आपके पास योज्य तत्समक 0 0, और गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास 1,0, या इसको कह सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0। ये तो हम जानते हैं। और एक ही चीज़ दिमाग में हमेशा बैठा लो कि हर संख्या कौन सी संख्या होती है, समिश्र संख्या होती है। हम या तो दिख जाए कि पहले से आयोटा दिखेगा अगले में, और जिसमें पहले से आयोटा नहीं दिखता, जिसमें पहले से आयोटा नहीं दिखता उसमें आयोटा हम दिखा सकते हैं। आयोटा इंटू कितना लगा सकते हैं 0। ये 0 था, इस 0 को भी तो ऐसे लिखा है 0 प्लस आयोटा इंटू 0, रिजल्ट तो कितना है 0, बस दिखने का डिफरेंस आ गया अपने पास। तो दो शब्द हो रहा है, योज्य तत्समक और कौन सा है, गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक होता है 0 0 है, 0 प्लस आयोटा 0 दैट इज इक्वल टू 0, और ये होता है आइडेंटिटी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव या गुणात्मक 1,0 1 प्लस आयोटा 0 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यहाँ तक समस्या भी किसी की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक प्रतिलोम इनवर्स शब्द आता है। ये कौन सा शब्द आता है अपने पास, प्रतिलोम इनवर्स। फिर कह रहा हूँ भाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें अपने पास, पूरी बुक में हर एक थ्योरम में हर एक सवाल में काम आने वाली हैं। इसलिए पहली क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी सोए हुए मेरे शेर हैं, शेर ही तो हुआ फाइनल वाले, है ना, तो जगाओ उनको, चैनल वैनल पे आएँ, नहीं तो फिर पहले ये एग्ज़ाम नहीं हो रही, फिर अगले साल का तो पता ही नहीं है कि कब तक पहुंच पाएंगे अपन। तो इसलिए मौका है अभी, आराम से जुड़ो, पढ़ो एक साथ, ठीक है। तो सब जगह सभी बच्चों तक देखो पढ़ाना मेरा काम है, इसमें मेरा कोई लालच लोभ कोई फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो हमेशा से मालूम है आपको। अब इस चीज़ को हर बच्चे तक पहुंचाना आपका काम है। मैं एक काम मैं कर रहा हूँ, और भी तो शेयर कर रहे हैं, और नए नए वीडियो आ रहे हैं, उसकी दीवानी उसका दीवाना, है ना, उसकी जवानी वीडियो तुरंत 20 ग्रुप में शेयर कर दिया, देख भाई देख। तो वैसे ही इसको भी शेयर करो सब जगह, और सब बच्चे देखें इसको, ठीक है। अब देखिए बात किसकी आती है, प्रतिलोम या इन्वर्स की, ठीक है। बात किसकी आती है, प्रतिलोम या इन्वर्स की। इन्वर्स दो होते हैं, इन्वर्स भी दो होते हैं। एक होता है योग के लिए प्रतिलोम, और एक किसके लिए होता है, गुणा के लिए। तो योग के लिए तो नॉर्मल होता है कि प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। भाई जो निशान प्लस में है, ए प्लस आयोटा बी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ये माइनस का आयोटा नहीं है, माइनस का कौन है, बी है। माइनस का कौन है, बी है। इसमें आयोटा तो वही रहता है जो है हमेशा से। भाई ये जो लिखते हैं ना माइनस है माइनस आयोटा, इसको ऐसे लिखा जाता है प्लस आयोटा, और सही चीज़ क्या है, माइनस बी, ठीक है। तो ये तो है सही चीज़ इसकी, ठीक है बच्चों। तो बात आती है कौन से प्रतिलोम की, मेन जो आता है वो आता है गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है जो ऊपर है वो कहाँ हो जाता है, नीचे। अरे भाई कोई कहता है कि 2 का इन्वर्स कितना होगा, तो 2 का इन्वर्स आप कहते हो ये नीचे आ जाता है 1/2, या 2 की पावर -1 कहते हैं। -1 का मतलब नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए अपने पास a प्लस आयोटा भी है मेरे पास, संख्या क्या है मेरे पास, a प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है सबके पास। समझने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और नोट करना चाहो तो जो बातें कह रहा हूँ वो मेन बातें लिखते रहो। हमारे पास संख्या क्या है, a प्लस आयोटा भी। इसका गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हो गया 1/a प्लस आयोटा भी, यही हुआ। अब कॉम्प्लेक्स में मैं फिर कह रहा हूँ एक बात कि कॉम्प्लेक्स में कोई भी चीज़, कोई भी प्रश्न तभी सोल्व माना जाता है जब उसमें बिना आयोटा वाले अलग और आयोटा वाले क्या होते हों, अलग। समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ, कि कॉम्प्लेक्स में कोई भी थ्योरम, कोई भी सवाल के एट लास्ट स्टेज कि हम कहते हैं कि अब सोल्व हो गया, तो वो सोल्व हुआ कब माना जाता है कि जब
उसके अंदर दो चीज़ें आप अलग अलग स्पेसिफाई कर दो कि ये तो है आयोटा वाला और ये कौन सा पार्ट है, बिना आयोटा वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको अलग अलग कर सकते हो क्या? वैसे तो महान है अपने बच्चे, अलग अलग कर सकते हैं इसको भी, लेकिन ये अलग अलग नहीं होगा। अब अलग अलग नहीं होगा तो क्या करें? तो देखो इसमें अलग अलग नहीं होगा तो क्या करें, इसमें देखो ये है 1/a+ कितना है, आयोटा b। जब भी ऐसा केस आता है तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुणा करेंगे, a माइनस आयोटा b, और ये कितना हुआ आपके पास, ये तो है ही पहले से a+ आयोटा b, और यहाँ से कितना हुआ मेरे पास a माइनस कितना हुआ आयोटा b। ठीक है, अब गुणा करने से देखो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास। इसको जैसे हम गुणा करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से देखिए इस पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये तो हो गया आपके पास a+ कितना आयोटा b, नहीं माइनस a माइनस आयोटा b। नीचे देखिए a+ b और ये कितना हो गया a माइनस b। फॉर्मूला किसका लगेगा, a माइनस b और a+ b, a² माइनस कितना हो गया b²। तो a और a तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, a² माइनस b और b कितना हो गया b²। अब आयोटा भी तो है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब भी सोल्व नहीं हुआ, सोल्व कब होगा कॉम्प्लेक्स में, जब दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a/a² प्लस b² प्लस आयोटा, मैंने कहा है माइनस आयोटा का नहीं है, माइनस किसका है b का, तो ये हो गया माइनस b/a² प्लस कितना हो गया b²। यही हुआ आपके पास। अब अलग अलग हो गए, ये तो बिना आयोटा वाला और ये कौन सा पार्ट हो गया आयोटा वाला। तो ये क्या हो गया इसका प्यारे बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को और उसके बाद देखते हैं अपन आगे। पहले समझिए आराम से, और मुझे पहले वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि भाई गति बढ़ाएं, गति कम करें। चाबी अपने हाथ में है गाड़ी की, जितनी मैं चलाऊंगा उतनी चलेगी। आप कहो कि एक दिन में चला दो गुरुजी, तो एक दिन में कोर्स करा देंगे। आप कहो 10 दिन चलाओ, 10 दिन चला देंगे। आपको एग्ज़ाम तक चलाओ, एग्ज़ाम तक चला लेंगे। 1 साल चलाओ, 1 साल चला लेंगे। जैसा आप कहोगे वही काम करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए दो चीज़ें, दो शब्द और आते हैं। इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी संख्या होती है z = a+ कितना होता है आयोटा b। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समिश्र संख्या r×r होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास a, b हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a, b हो गया आपके पास समिश्र संख्या। अब इस समिश्र संख्या में देखो क्या करें। अब देखिए इस समिश्र संख्या को आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, अब यहाँ से देखो z = a+ आयोटा b, a, b। इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि ये बिना आयोटा वाला, ये कौन सा आयोटा वाला। दो शब्द होते हैं इसके अंदर। बिना आयोटा वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं वास्तविक भाग। क्या कहते हैं इसको वास्तविक भाग, या क्या कहते हैं रियल पार्ट। वास्तविक भाग या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रियल पार्ट। हम देखो और आगे बढ़ेंगे इसमें एक एक बार नाम। आयोटा के साथ वाला, अब बहुत सारे बच्चे पूरी कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं, MSc कर लेते हैं, उसके बाद भी पता नहीं चलता कि काल्पनिक भाग है कौन सा। काल्पनिक भाग वो होता है जो आयोटा के साथ हो। कहने को तो उनसे कहलवा लो चाहे कि आयोटा के साथ वाला कौन सा होता है काल्पनिक। तो बच्चे क्या कहते हैं ये काल्पनिक है, नहीं भाई ये गलत बात है। काल्पनिक का मतलब आयोटा के साथ वाला। तो आयोटा को तो छोड़ो, आयोटा के साथ कौन है b। तो काल्पनिक भाग आयोटा b नहीं है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा b नहीं है। इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग कौन है, b है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये कौन सा हो गया आपके पास काल्पनिक भाग, या इसको हम क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये क्या कहते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में या किसी भी समिश्र संख्या में दो चीज़ें होती हैं, एक आयोटा वाला और एक बिना आयोटा वाला। बिना आयोटा वाला कहलाता है वास्तविक भाग या रियल नंबर, रियल पार्ट। और आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ नहीं, आयोटा के साथ जो लगा हुआ, कौन लगा हुआ b। तो आयोटा के साथ b लगा हुआ उसको हम कहते हैं काल्पनिक भाग या क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये है किसके, अब ये है किसके, तो बार बार इतना थोड़ी लिखेंगे वास्तविक भाग रियल पार्ट। अब या तो a कह दो या एक के कौन है वास्तविक भाग है किसका है z का। अरे पूरा तो कौन है z, तो इस a को a कह दो, चाहे इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, नहीं रियल पार्ट, रियल पार्ट है ना पहला, तो इसको क्या कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ये b है वो कौन सा भाग है काल्पनिक भाग, किसका है z का, तो इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या कहते हैं im लिखते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या कहते हैं z। जरूरी थोड़ी है कि a + b मिले, हम याद कर लिया a काल्पनिक भाग कौन सा b, वास्तविक भाग कौन सा a। अब कोई सवाल में x + आयोटा y आ जाएगा, तो फिर बार बार बात थोड़ी बदलेंगे। तो इसलिए हम a न पढ़ के इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z। z का कौन सा भाग वास्तविक, z का कौन सा भाग प्यारे बच्चों काल्पनिक। ठीक है,
तो ये बात होगी किसकी, वास्तविक और किसकी हुई, काल्पनिक की। आयोटा का कंसेप्ट आता है, इसका कंसेप्ट आता है आयोटा का। आयोटा वास्तव में क्या है, 0 प्लस आयोटा इंटू 1। देखो ध्यान से गौर करना इस चीज़ पे, ये कितना है, 0 प्लस आयोटा इंटू कितना है, 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वापस से रिजल्ट कितना आना आपके पास, आयोटा ही तो आना है। अब आयोटा को चाहे आयोटा लिख दो, 0 प्लस आयोटा 1 लिख दो, या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला भाग कौन सा 0, दूसरा कौन सा 1, तो ये कितना हो गया 0,1। दूसरा पार्ट कौन सा हुआ आपके पास, 0, कितना हुआ 1, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका है, आयोटा का। जब आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो वो वैल्यू जो आती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की -1 कैसे होती है, गुणा कर लो भी इसको और दोबारा इसी को लिख लो, और गुणा करके जब आप देखोगे तो रिजल्ट कितना आएगा -1। गुणा कर लो चाहे इसको, 0 प्लस आयोटा 1, यही तो आयोटा इंटू आयोटा, 0 प्लस आयोटा इंटू कितना 1। जब गुणा करोगे तो रिजल्ट अपने आप ही कितना आएगा -1। इसीलिए हम वो चीज़ काम में लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, और किसका कंसेप्ट है, आयोटा का। अब देखो दो चीज़ें और बात करते हैं। नेक्स्ट जो शब्द आता है अपने पास वो आता है इसके अंदर, समीसर संख्या का मापांक। समीसर संख्या का क्या आता है, मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समीसर संख्या का मापांक, यह बात किसकी आती है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है अपने पास। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखो, पहले क्या लिखो, देखो मैथ्स के अंदर एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है, एक एक जो शब्द लिखा हुआ उसको समझिए। समीसर संख्या ले लो बच्चों, कोई भी, z बराबर a प्लस कितना ले लिया, आयोटा b, z बराबर कितना ले लिया, a प्लस कितना लिया हमने, आयोटा b। बोले इसका क्या करना है, मापांक। मापांक का मतलब मॉड ऑफ z करना है, मॉड ऑफ क्या करना है, z। तो मापांक होता है √a² प्लस कितना होता है, b²। हमेशा याद रखिए वास्तविक भाग, अब किसी सवाल में a है, किसी में b है, किसी में x है, किसी में y हो सकता है। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है x प्लस आयोटा y। तो एक बच्चा तो कहेगा x² प्लस y² फॉर्मूला होगा, एक बच्चा कहेगा a² प्लस b² होगा। इसी लड़ाई को समाप्त करने के लिए मैंने अभी दो शब्द बताए थे, एक रियल पार्ट ऑफ z और एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। a का मतलब कौन सी चीज़ है प्यारे बच्चों, अरे a का मतलब कौन सी चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और प्लस इसके बाद b का मतलब कौन सी चीज़ है, इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट किसका है, z का। अब चाहे मेरी तरफ से a नाम हो, b हो तो भी कोई समस्या नहीं है, x और y हो तो भी कोई समस्या नहीं है। ये होता है मापांक या मॉडुलस। इसको ऐसे भी काम में लेते हैं कई जगह कि मॉड ऑफ z² इज इक्वल टू कितना होता है, a² प्लस कितना, b²। कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि आया कहाँ से, यहीं से आया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मापांक, या किसकी बात हो गई, मॉडुलस की, ठीक है। इसके बाद इसको नोट करो, मापांक या मॉडुलस सीखी गई अपन, गुणा जोड़ बाकी सीखी गए, तत्समक आइडेंटिटी सीखे ही हम, प्रतिलोम इनवर्स हम सीखे ही, ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता है संयुग्मी या कंजुगेट, इसको हम कहते हैं समीसर संख्या का संयुग्मी या कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समीसर संख्या का संयुग्मी या कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। समीसर संख्या का संयुग्मी, समीसर संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। समीसर संख्या का संयुग्मी या कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले सब लिखा हुआ समीसर संख्या, क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, समीसर संख्या। तो ये हो गई समीसर संख्या z बराबर कितना हो गया, a प्लस कितना लिया, आयोटा b, ठीक है। z बराबर कितना लिया, a प्लस से आयोटा b। इसके बाद कहता है संयुग्मी, ये तो हो गई संख्या, किसी का भी संयुग्मी क्या होता है, z बार। क्या होता है दोस्तों, z बार। संयुग्मी क्या काम करता है, बीच वाले का निशान बदल देता है आयोटा के साथ वाले का, आयोटा के साथ वाले का निशान बदलता है। प्लस का है तो माइनस का कर देगा, माइनस का है तो किसका कर देगा, प्लस का। अभी किसका है, प्लस का, तो ये हो गया a माइनस कितना हो गया, आयोटा b। ये क्या हो गया इसका, अरे ये क्या हो गया इसका संयुग्मी या कंजुगेट। तो दो चीज़ें और सीख गए हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर या समीसर संख्या z इक्वल टू कितना है, a प्लस आयोटा b। उसका क्या देखना है, संयुग्मी या कंजुगेट, जिसको हम कहते हैं z बार। z बार इक्वल टू कितना होता है, a माइनस आयोटा b, और a माइनस आयोटा b को क्या कहते हैं, संयुग्मी। अगर यही होता कोई कि z बराबर a माइनस आयोटा b,
तो बोले इसका संयुग्म में कितना है, निशान बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये संयुग्मी सीख गए, लेकिन संयुग्मी सीखने के बाद एक चीज़ और सीखेंगे अपन। देखो क्या सीखेंगे, एक आ गया जेड और एक क्या आ गया जेड बार। जेड इंटू जेड बार करो, जेड इंटू कितना करेंगे जेड बार, जेड इंटू हम क्या करने जा रहे हैं जेड बार। ठीक है, जेड इंटू जब जेड बार करूँगा तो जेड कितना है ए प्लस आयोटा बी, भाई एक प्लस का है तो दूसरा किसका है माइनस का, और अगर पहला माइनस का है तो दूसरा किसका होगा प्लस का। गुणा करोगे तो ए और ए कितना होगा ए स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस का आयोटा ए बी, ये कितना होगा प्लस का आयोटा ए बी, और ये कितना होगा बी और बी बी स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर, माइनस और एक माइनस और है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये इससे कट गए प्यारे बच्चों। तो रिजल्ट कितना आया आपके पास, रिजल्ट आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, किसका आया जेड इंटू जेड बार का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी तो बताया था मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना हमारे पास कि जेड इंटू जेड बार को गुणा करने से क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस कितना आया बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी पीछे इससे जस्ट पहले बताया था मापांक या मॉडुलस मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर। बहुत जगह काम आएगा, बहुत सारे थ्योरम्स बहुत सारे सवाल में काम आएगा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये इधर चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा 1/z, और ये हो जाएगा जेड बार अपॉन कितना हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो घबराना नहीं है इसको देख के कि ये क्या आ गया, ये यही है गुणा करते वापस से। तो ये कंसेप्ट किसका है संयुग्मी का। तो ये बेसिक बातें थी बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, तत्सम की आइडेंटिटी क्या हुई, और प्रतिलोम या इन्वर्स क्या होगा। और इसके अलावा हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग होते हैं, इमेजिनरी और रियल, वास्तविक और क्या होता है काल्पनिक। ठीक है, इसके बाद हम सीखे कि मापांक या मॉडुलस क्या सीखा, आयोटा कैसे लिखते हैं, और उसके बाद क्या सीखा संयुग्म या कंजुगेट। कल ये सारी चीज़ें जब पढ़ लोगे आज, तो कल फिर और बेसिक बताऊंगा, एक या दो क्लास लगाऊंगा मैं बेसिक में। जब ये 2 क्लास अगर अच्छे से देख लोगे तो फिर पूरी बुक में बीच बीच में समझ में नहीं आया स्टेप कहाँ से आ गई। अब देखो इतना टाइम है नहीं कि मैं सारी स्टेपें खोल खोल के बताऊंगा, जहाँ फॉर्मूला लगेगा वहाँ डायरेक्ट बता दूंगा। पहले साइड में लिखते थे फॉर्मूला, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए, दोनों क्लास को पूरी क्लास देखिए, सभी बच्चों को बताइए। क्लास शुरू हो गई है, 1-2 रोज़ में मैं टाइम बता दूंगा कि सुबह 8 बजे से 10 बजे से 9 बजे से जो भी टाइम अपन लाइव का रखेंगे उसमें फिर मैराथन क्लास चलाएंगे। मैराथन का मतलब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। जब आप कह दोगे गुरुजी बस करो अब तो फिर रुक जाएंगे अपन। एक बार कॉम्प्लेक्स शुरू करिए, इसके बाद थर्ड पेपर आपका डायनामिक्स या गति विज्ञान शुरू कर लेंगे। तो इसलिए जुड़े रहो, पढ़ते रहो, एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, इसलिए मैं साथ हूँ आपके। और अब मैंने कही दिया पढ़ना है तो पढ़ना है ही है, और कहीं कोई कोर्स वोर्स के चक्कर में पढ़ मत जाना, कहीं 100-200 रुपये के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर लो कि हमने तो पैसे दिए इसलिए यही पढ़ेंगे, ये है ना। वहाँ जाके पेपर खोलोगे तो खाली हाथ मिलेगा आपको। तो इसलिए वो 100-200 500 हज़ार के चक्कर में कहीं पढ़ मत जाना, आराम से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ाई रहा हूँ। ये तो एक छोटा सा काम है मेरे लिए, ये फ्री पढ़ाना तो एक छोटा सा काम है। मैं पूरे दिन भर 12-12 घंटे फ्री पढ़ाया हूँ, एक क्लास को 4-4 बार पढ़े हो ना। 12 क्लास पढ़ाते हैं तो 4 बार फर्स्ट ईयर, 4 बार सेकंड ईयर, 4 बार फाइनल ईयर, पूरे दिन में वही चीज़ 4-4 बार मैंने फ्री में पढ़ाई है। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र पढ़िए, आप सारी चीज़ जानते हो, तो इसलिए शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सभी बच्चों तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका, पढ़ाने का कर्तव्य मेरा। मिलते हैं कल अगली क्लास में, फिर 1 या 2 रोज़ में फिर से लाइव शुरू कर देंगे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।